हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम पढ़ने वाले पार्ट 2 कक्षा 10 का अर्थशास्त्र का, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3 यानी फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पहले अपलोड हो चुका है। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पहले वो जाकर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके यार, तो लास्ट पार्ट में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, तीनों क्षेत्र के बारे में पढ़ चुके थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हम ये देख चुके थे कि तृतीयक क्षेत्र बहुत तेज़ी से बढ़ा है और जो एग्रीकल्चर है यानी जो प्राथमिक क्षेत्र का जो शेयर है वो बहुत घटा है, उसके बारे में हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस, और साथ में सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में डिफरेंस। सिंपल बोलूँ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं ना, जो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, उसको सार्वजनिक क्षेत्रक कहते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उसको हम निजी क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, बट हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। ठीक है, संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। ठीक है, अब देखो संगठित क्षेत्र क्या होते हैं। यहाँ पर क्या होती है, नौकरी सुरक्षित होती है। यहाँ पर ऐसे नहीं कि आपको कोई भी कभी भी आके बोले कि भैया हट जाओ, यहाँ कल से मत आइयो, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर काम के घंटे निश्चित होते हैं। संगठित क्षेत्र में जो काम के घंटे होते हैं वो निश्चित होते हैं। आपको बोला जाएगा कि भैया 6 घंटे काम तो 6 घंटे काम, ज़्यादा काम नहीं करवा सकते। और ये ना गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है। ये जो संगठित क्षेत्र होते हैं, इसमें जो भी कंपनी आती है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, नियम और कानून, वो सारे के सारे फॉलो होते हैं। साथ में काम के बदले में मासिक आय मिलती है, यानी आपने काम चाहे ज़्यादा हो चाहे काम कम हो, आपको बोला गया है कि मंथ में आपको 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी तो 25,000 सैलरी दी जाएगी। ऐसे नहीं बोला जाएगा कि भैया तूने इतना काम नहीं किया इस महीने तो तेरी 24,000 कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। संगठित क्षेत्र में पहले से डिसाइड होता है कि आपको मासिक आय मिलती है काम के बदले में, कम नहीं होती है, कभी भी उतनी ही रहती है। ठीक है, चाहे काम ज़्यादा हो या कम। यहाँ पर कार्य की स्थितियाँ अच्छी होती है। यहाँ पर जो कार्य की स्थितियाँ होती है संगठित क्षेत्र में अच्छी होती है। ज्वाइन करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बहुत अच्छे से प्रोसीजर होता है। यहाँ पर अगर आपको हटना भी है या कोई हटाना चाहता है आपको संगठित क्षेत्र में, तो उसे पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये होते हैं संगठित क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो कर्मचारी होती हैं उसको कर्मचारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, साथ में प्रोविडेंट फंड जो होता है या रिटायरमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूँ ना संगठित क्षेत्र का, तो आप एक टीचर को भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, टीचर को छोड़ के चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। टीचर अगर आपको लगे कि इजी है, बट दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई एक एमएनसी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है। ठीक है, तो देखो उसको कोई भी हटा नहीं सकता कभी भी। ऐसे नहीं कह सकता बॉस के कल से मत आइयो, ऐसा नहीं कर सकता। उसके साथ नोटिस देना पड़ता है उसको पहले। साथ में जो काम के घंटे निश्चित होते हैं, यानी उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कितने घंटे काम करवाना है पहले डिसाइड होता है। उसको मंथली सैलरी दी जाती है, चाहे काम कम हो या ज़्यादा हो, चाहे उसने काम कम किया हो ज़्यादा किया हो, उसको मंथली सैलरी दी जाती है। साथ में जो कार्य की स्थितियाँ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, बहुत साफ़ सफाई होती है, कोई दिक्कत नहीं आती। जो कर्मचारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है उसको, हेल्थ फैसिलिटी और ये सारी की सारी दी जाती है ना। ये होता है संगठित क्षेत्र। और अगर असंगठित क्षेत्र की बात करें ना, तो यहाँ पर नौकरी सुरक्षित नहीं होती। इसका एक एग्जांपल पहले मैं दे देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। मान लो एक पड़ोस में ही आपके एक बैंगल्स बनाने वाली, चूड़ियाँ बनाने वाली एक फैक्ट्री है, उसमें एक भैया काम करते हैं। ठीक है, तो वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जैसे नौकरी असुरक्षित है, ठीक है, असुरक्षित या सुरक्षित नहीं है नौकरी, इसका मतलब है कभी भी उस फैक्ट्री का मालिक आकर उस भैया को बोल सकता है कि कल से मत आना, और उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि काम के घंटे निश्चित नहीं होते। काम के घंटे निश्चित नहीं होते, इसका मतलब है कि कभी कभी उसे 8-8 घंटे काम करना पड़ता है, कभी कभी 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है, और वो मना नहीं कर सकते। ठीक है, ये गवर्नमेंट के जो नियम और कानून होते हैं ना, वो यहाँ पर नहीं चलते। ठीक है, संगठित क्षेत्र में। साथ में निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियाँ होती है। निम्न स्तरीय कार्य परिस्थिति का मतलब होता है यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन होती है, काम करने की कंडीशन, वो अच्छी नहीं होती। ठीक है, गंदगी वगैरह होती है, जो बॉस हैं वो भी ढंग से बात नहीं करते, गाली गलौज दे के बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। ये वाला पॉइंट रह गया था कि काम के बदले दैनिक मजदूरी मिलती है। काम के बदले दैनिक मजदूरी का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। दैनिक मजदूरी का मतलब होता है डेली वेजेस, यानी जितने दिन आपने काम किया ना उसी के हिसाब से आपको सैलरी पे होगी। मतलब एक दिन के 100 रुपये ऐसे मिलते हैं यहाँ पर आपको। ठीक है, जितने दिन आप आओगे उतने दिन आपको सैलरी मिलेगी। बट यहाँ पर क्या था, मासिक आय मिलती है, यानी एक महीने में चाहे आपने कितना काम किया हो ना किया हो, और अगर आप यहाँ छुट्टी भी करते हो ना संगठित क्षेत्र में, तो आपको पेड लीव मिलती है, यानी छुट्टी के भी पैसे दिए जाते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे संगठित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है,
कर्मचारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलता। आपने देखा है कभी कि बेंगल्स की कोई फैक्ट्री में उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल रही हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो रहा हो उनका, ठीक है, या जॉब से निकलने के बाद उनको रिटायरमेंट वगैरह भी मिल रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता असंगठित क्षेत्र में, ठीक है। अब हमने देखा कि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो कर्मचारियों की, जो श्रमिकों की कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो, मतलब उनके लिए कुछ अच्छा काम कैसे करा जाए, उनको संरक्षण कैसे दिया जाए। पहला है कि सरकार को असंगठित क्षेत्रों के लिए न्यूनतम आय और काम के घंटे तय कर देने चाहिए, मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन तो बना रखे हैं कि यार इतने घंटे काम होना चाहिए और इतनी कम से कम इतनी इनकम तो दी जानी चाहिए, बट गवर्नमेंट को ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, और अच्छे से तय कर देने चाहिए कि इतने घंटे काम करवाया जाएगा आपसे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार को मज़दूरों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, साफ़ पानी हो गया, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटी हो गई, ये सारी की सारी जो सुविधाएं हैं ये सरकार को मज़दूरों को प्रदान करनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट हो गया कि सरकार को स्वनियोजित लोगों को कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए। इसका मतलब है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो कुछ गरीब लोग होते हैं जो अपना काम वगैरह खोलना चाहते हैं, ठीक है, उनको कम ब्याज पे लोन देना चाहिए ताकि वो अपना कुछ बिजनेस वगैरह या काम वगैरह सेटअप वगैरह कर पाए और उनको असंगठित क्षेत्र में काम ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, सरकार को नए कानून बनाने चाहिए जिससे असंगठित क्षेत्रों के लोगों को भी वैतनिक अवकाश मिल सके। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि संगठित क्षेत्र में अगर कोई छुट्टी करता है ना तो उसको पैसे मिलते हैं, यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर एक दिन की छुट्टी भी कर ले तो उसको पेड लीव दी जाती है, यानी उस दिन की अगर वो छुट्टी करता है एक दिन की तो उस दिन की भी उसको सैलरी दी जाती है। तो ऐसा ही एक कानून, ठीक है, असंगठित क्षेत्रों के लिए भी बनाना चाहिए, ठीक है, उनको भी वैतनिक अवकाश मिलना चाहिए कि अगर मान लो किसी दिन उन्होंने छुट्टी कर ली हो बुखार वगैरह के कारण तो उसकी भी उनको सैलरी दी जानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इसका मतलब होता है स्वामित्व, कि वो कंपनी किसकी है। अगर वो कंपनी गवर्नमेंट की है तो वो सार्वजनिक क्षेत्र में आएगा, अगर वो कंपनी कोई भी कंपनी प्राइवेट है यानी किसी एक बंदे की है, 4-5 बंदों की, ग्रुप ऑफ पीपल की है, ठीक है, तो वो निजी क्षेत्र में आएगा। ओके, अब देखो हम सार्वजनिक क्षेत्र को दोनों को साथ साथ करेंगे कि परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी उस कंपनी के अंदर जो गवर्नमेंट की कंपनी है उस कंपनी के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना वो गवर्नमेंट की होती है, ठीक है। निजी क्षेत्र में क्या होता है, परिसंपत्ति पर निजी स्वामित्व, यानी जो यहाँ पर जो भी चीज़ें होती है ना वो किसी एक बंदे की होती है या निजी स्वामित्व की होती है, यहाँ पर एक गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध करवाती है, यानी जो सार्वजनिक क्षेत्र में जितनी भी सुविधाएं होती है ना, ठीक है, यानी मान लो उनकी सैलरी वगैरह है वो सरकार प्रोवाइड करती है सार्वजनिक क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में सारी सुविधाएं एक व्यक्ति और कंपनी उपलब्ध करवाती है, यानी कि यहाँ पर जो सैलरी वगैरह होती है ना वो सरकार वगैरह प्रोवाइड नहीं करती, वो कंपनी का मालिक या कंपनी वगैरह के जो कंपनी वगैरह वो प्रोवाइड करती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। आपको पता ही है जो गवर्नमेंट की कंपनियाँ होती हैं उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना वो सामाजिक कल्याण होता है, कि समाज का कल्याण हो सके, ठीक है। यहाँ पर जो है अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। जो हमारे निजी क्षेत्र होते हैं उनमें जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। रोज़गार सुरक्षा दी जाती है, यहाँ पर रोज़गार सुरक्षा दी जाती है, यानी इसका मतलब यह है कि आपको सार्वजनिक क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब से कोई भी ऐसे नहीं है कि हटा सकता है, ऐसे कोई भी नहीं हटा सकता आपको गवर्नमेंट जॉब से, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं, यानी यहाँ पर कभी भी आपको हटाया जा सकता है, एक नोटिस दिया और आपको छुट्टी कर देंगे कि भैया घर बैठो, है ना। यहाँ पर क्या होता है, वैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं भी दी जाती है। यहाँ पर वैतनिक छुट्टी दी जाती है, मतलब अगर कोई बंदा छुट्टी करता है गवर्नमेंट जॉब में वो छुट्टी करता है तो उस छुट्टी के उसको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप महीने में एक दिन नहीं आए तो गवर्नमेंट आपकी सैलरी एक दिन काट लेगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, वैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यता नहीं दी जाती। यहाँ पर जो वैतनिक छुट्टी होती है और जो अन्य सेवाएं होती है वो प्रदान नहीं की जाती। इसका मतलब है कि यहाँ पर यानी आप अगर निजी क्षेत्र में काम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने एक दिन की छुट्टी करी है तो उस दिन की सैलरी नहीं दी जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है, यानी सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, लोगों के भले के लिए, गरीब लोगों के भले के लिए। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बना के भी लिख सकते हो कि सरकार को रोड बनाने, ब्रिज बनाने और जो आधारिक संरचना है ना
प्रदान करने में ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, इन सारी चीज़ों को बनाने में ज़्यादा पैसे लगाने चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह सुविधाएं सबको प्राप्त हो। ये देखना चाहिए कि ये सुविधाएं सबको प्राप्त हो, ऐसा ना हो कि कुछ कुछ लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हो। ठीक है, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कोई योजना चलाई, तो ऐसा नहीं है कि वो जो सुविधा है, जो योजना चलाई है, वो सिर्फ बड़े बड़े किसानों को मिल सके। ये ध्यान रखना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए गवर्नमेंट को, सरकार को, कि वो सब किसानों को मिल सके वो सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वह वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करना जारी रख सके। यानी जो निजी क्षेत्र होते हैं ना, उसको भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकारी जो कंपनियां हैं, जो सरकारी ऑफिसेज हैं, उन पे ही ध्यान दे, निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना चाहिए। समझ लो, अगर कोई कंपनी है या कोई कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, उसको भी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो अपना उत्पादन जारी रख सके। उनको भी लोन वगैरह की फैसिलिटी कम दामों पर, कम ब्याज पर प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि सरकार को मूलभूत आवश्यकता जैसे साफ पानी, गरीबों को कम मूल्यों पर खाना, ये सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, और साथ में स्कूल वगैरह भी, अस्पताल वगैरह भी ज़्यादा से ज़्यादा खुलना चाहिए ताकि देश का डेवलपमेंट हो सके। और जो लोग असंगठित क्षेत्र में या जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, वो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्रों में पढ़ लिख कर सार्वजनिक क्षेत्रों में जा सकें। ठीक है यार, देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना है। देखो लाइक करने में कुछ लगता नहीं है, तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से खास रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि शायद हिंदी में आपको नोट्स नहीं मिलते होंगे यूट्यूब पे, ये बात मेरे को 100% श्योरिटी है इसकी, और मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार आप मेरे को ज़रूर सपोर्ट करो, चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो। ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको भी फॉलो करना ज़रूर। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा पेटीएम का, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी होगा, तो आप वहाँ पर जाकर भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। ओके, एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरा जो क्राइटेरिया है वो 10 गुना से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है। यानी जितने सब्सक्राइबर और वॉचिंग आवर मांगते हैं ना, मैं उसका 10 से ज़्यादा गुना क्रॉस कर चुका हूँ। बट मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है। ठीक है, तो मेरे को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है चैनल को। तो अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहो या आप कैपेबल हो सपोर्ट करने के लिए, तो आप ज़रूर सपोर्ट करना मेरे को। ठीक है, और मेरे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करना। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि मैं इंस्टाग्राम पे सिर्फ 4 पोस्ट डाले हुए हैं, तो मैं कोई ऐसा कोई इंस्टाग्राम मॉडल नहीं बनना चाहता। मैं बस यार इतना चाहता हूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और उसके लिए मैं बड़े यूट्यूबर से बात करना चाहता हूँ। बट बड़े यूट्यूबर को मैंने मैसेज भी करे, आप चाहो तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, उनसे बात होती है, बट वो क्या कहते हैं कि मेरा रिप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यार कौन रिप्लाई करेगा एक 200 फॉलोवर के आईडी को? समझ रहे हो आप? मैं उनको बोलूँगा 10,000 सब्सक्राइबर, वो मानेंगे नहीं। वो सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। वो बोलेंगे कि 10,000 सब्सक्राइबर है तो 1,000 ने तो फॉलो किया होना चाहिए, बट 1,000 भी नहीं है मेरे। तो फॉलो ज़रूर करो यार। ठीक है, मेरी हेल्प हो पाएगी, चैनल की हेल्प हो पाएगी। और साथ में अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल पे नोट्स दे रखे हैं, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है। ठीक है, मैंने नहीं बनाई, मैं आपको पहले ही बता दूँ। वो ऐप आप बहुत अच्छी ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। डाउनलोड करना, साइन अप करना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना, आप डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। ओके यार, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, दिल से थैंक यू है आप सबको। ठीक है, हम ये जो अपना कारवा है वो और आगे तक ले जाएंगे। ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएँ आपके 10th में। ओके यार, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है ये वाला। सो बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।